प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले रहे हैं अलग अलग जगहों पर और बड़े नेता लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सत्ता हस्तांतरण की एक जो आधार स्तंभ था उसको पर्सनल इस्तेमाल के लिए किस तरीके से किया गया। देखिए, पहली चीज़ तो आज नेहरू जी की पुण्यतिथि पे हम लोग कई बार ये कार्यक्रम करते हैं। नेहरू जी के विषय में बहुत सी बातें लोग जानना चाहते हैं, जिज्ञासाएं हैं, कुछ भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और एक व्यक्तिगत रूप से भी और एक पार्टी के स्तर पर भी उनके बारे में विचार करना, उनके बारे में आचार प्रसार करना, ये काम चलता है। अभी जो आपने बात आई है, ये फिर ये वो एक ऐसी अजीब सी कहानियाँ इतिहास के बारे में हमारी भारतीय जनता पार्टी गढ़ देती है, जो जिसको कहा जाता है ना कि आधी चीज़ कहीं से पकड़ लेती है और आधी चीज़ यही कहीं से पकड़ लेती है। ये वो लोग हैं कि अगर देखेंगे कि कोई समझ लीजिए हाथी जो है अगर एक सूंड से किसी पेड़ को पकड़ रहा है तो कहेंगे कि अगला कदम ये चढ़ने ही वाला था, वो कांग्रेस ने नहीं चढ़ने दिया इसलिए हाथी सीख नहीं पाया पेड़ पे चढ़ना, जो आधे सत्य की बात होती है। देखिए, ये एक ये 47 की बात है और उसमें उस समय के जितने लोगों की इन्होंने बात की, जिसमें राजा जी प्रमुख हैं, राजा जी के परिवार के लोगों ने भी, उस समय के इतिहास जानने वालों ने भी कहा कि एक व्यक्तिगत सेरेमनी हुई थी नेहरू जी के अपने घर में, जिसमें तमिलनाडु से कुछ लोग आए थे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो प्लेन से आए थे, जबकि ज़्यादातर ये पता चलता है कि शायद ट्रेन पकड़ के वो लोग आए थे और उन्होंने अपनी तरफ से एक उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ, उनकी धार्मिक तौर तरीक़ों से जुड़े हुए इस सिंबल को उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे, स्नेह के तौर पर नेहरू जी को प्रस्तुत किया था और एक उनके घर पे वो सेरेमनी हो गई। उसके बाद वो रह गया। क्या उन्होंने इस बात को लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, नहीं दिया, और दिया भी होगा तो उसमें क्या कोई औपचारिक बात थी, क्या कोई ऑफिशियल बात थी, इसका कहीं वर्णन नहीं। और देखिए, जब किसी एक तो ये चीज़ याद रखिएगा कि उसके पहले एक कॉलोनियल रूल था, एक बरतानिया की महारानी थी जो हमारी महारानी मानी जाती थी, और अगर वो राज करती थी तो बरतानिया के संविधान के हिसाब से जो लिखा हुआ नहीं था, और बार बार वहाँ की सरकारें, जो वहाँ का एक्ट कहा जाता था, उसको उसमें बार बार बदलाव करती थी और उसके अंदर में हिंदुस्तान में वो अपना राज किया करती थी। बरतानिया की हुकूमत की जितनी भी निशानियाँ हैं, उनमें से कोई भी निशानी में ये सेंगुल या इसके आसपास की चीज़ें नहीं बढ़ती। एक ज़माना था जब आप किसी दूसरे राज्य के आधिपत्य को अगर किसी और एक परिवार से, व्यक्ति से लेके अपने पास लाते थे, तो सरकार की जो सत्ता के जो सिंबल माने जाते थे, उसमें मुकुट होता था या उसको आप क्राउन कह सकते हैं, उसमें सेप्टर होता था, जो वैसे तो एक अंग्रेज़ी प्रथा है, हिंदुस्तान में वैसी प्रथाएं रही नहीं हैं। अंगूठियाँ होती थी, कई चीज़ें होती कह सकते हैं, उसमें सेप्टर होता था, जो वैसे तो एक अंग्रेज़ी प्रथा है, हिंदुस्तान में वैसी प्रथाएं रही नहीं हैं। अंगूठियाँ होती थी, कई चीज़ें होती थी, वो नया राजा या रानी उसका भी हथिया लेता था या उसका हस्तांतरण कर लेता। ना वो प्रथा हमारे यहाँ रही, ना बरतानिया के हुक्म के बाद हम किसी राजतंत्र में या किसी नई किंगडम में गए। हमने एक जमहूरियत की स्थापना की, हमने एक रिपब्लिक की स्थापना की, और इस रिपब्लिक में सत्ता, या जिसको हम सॉवरन कहते हैं, वो या तो देश की जनता होती है या देश का राष्ट्रपति होता है। उसके अलावा जो सिंबल्स होते हैं वो, या चाहे तो ऐसे आप कोई भी चीज़ सिंबॉलिक कर सकते हैं, और उसके बाद राष्ट्र के या राष्ट्र के सत्ता के जो प्रतीक होते हैं वो हमारा तिरंगा है, हमारा राष्ट्रीय एम्बलम है, और उसके बाद हमारी बाकी राष्ट्र। तो ये जो जितनी कहानियाँ इन्होंने बनाई हैं, मेरे हिसाब से नहीं, इतिहासकारों के हिसाब से भी पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। इनका सत्ता हस्तांतरण से किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं। लगातार वो इस बात का किसी चोला डायनेस्टी में ये रहा होगा, अलग अलग रहता था। पहले तो मुकुट भी दिए जाते थे, एक राजा दूसरे का मुकुट ले लेता था, तो क्या कोई मुकुट का भी रखा गया? क्या नेहरू जी के सर पे कोई मुकुट डाला गया था या उनको कोई दूसरा सिंबल दिया गया था? पहले तो जब, जहाँ तक मुझे याद है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के साथ सिंहासन पर लोग बैठा करते थे अपने अपने धर्म के हिसाब से, उसमें धार्मिक लोग भी जुड़ते थे। यहाँ तो संविधान की कस्में खाई गई, संविधान के सामने उस समय जो गवर्नर जनरल था उन्होंने नई नई कस्में दिलवाई, उसमें तो कहीं ये प्रक्रिया या प्रथा नहीं थी। दूसरा, अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने बनवाया था तो कहीं तो कोई तो दस्तावेज होता। सरकार में आप लोग एक चीज़ तो जानते हैं ना कि अगर एक गुलदस्ता भी प्रधानमंत्री या मंत्री मंगवाता है तो उसका कोई ना कोई दस्तावेज कहीं होता है। और उस समय में अगर इतनी बड़ी कोई घटना होती, इतना बड़ा कोई काम होता कि जिसमें ये दिखाया गया कि सत्ता हस्तांतरण इस चीज़ से हो रहा है, तो वो बात बनती। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको याद होगा सन 71 में हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के बाद जब बांग्लादेश बना, तो जब सवेरे पाकिस्तानी फौजों ने आत्मसमर्पण किया भारतीय फौजों के सामने,
तो हमारे एक जनरल ने कहा कि साहब आप फौजों का तो आत्मसमर्पण कर रहे हो, उसके लिए सिंबॉलिक कोई चीज़ होनी चाहिए। तो जनरल नियाजी को कहा गया कि आप अपनी पिस्तौल जो है, और बाकायदा वो पिस्तौल की बात आती है, उसको हैंड ओवर किए हुए उस बात को रखा जाता है। तो जब भाई आज़ादी, ये बांग्लादेश की लड़ाई से जो कहीं ज़्यादा बड़ी प्रथा थी सन 47 में जो हुआ, जब देश में सत्ता हस्तांतरण हुआ, तो जब इस जैसी प्रथा को लिखा गया, उसको डॉक्यूमेंट किया गया, उसकी तस्वीरें ली गई, तो उस प्रथा को क्यों नहीं किया गया? और ये कहना कि उस समय भागदौड़ बहुत थी, हड़बौंग मची हुई थी, हड़बौंग तो उसके पहले मची हुई थी जब हम आज़ादी के आंदोलन पे सड़कों पे थे। उस समय तो व्यवस्थित रूप से चल रहा था, मिनट टू मिनट। मुझे तो इतना भी मालूम है कि रात को 9:30-10 बजे के बाद मिनट टू मिनट कार्यक्रम बना था कि 12 बजे तक कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, और उसके बाद 12 बजे किस तरीके का रेजोल्यूशन लिया जाएगा। जब हमारी संसद ने कहा कि वी बाय रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ इंडिया टेक द पावर ऑन टू आवरसेल्फ, इस तरीके की तमाम चीज़ें पढ़ी गई। तो ये अब आप वैसे जैसे मैंने कहा कि मनगढ़ंत कुछ भी बना लो, और ये तो ज़्यादातर इस चक्कर में है, जो कि दक्षिण भारत में जिस तरीके से दक्षिण भारत के लोगों ने एक एक करके वोट करके पूरी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया है, और तमिलनाडु में वो लोग एक तरीके से समझ लीजिए उसकी सीमाओं के अंदर भी नहीं घुस पा रहे हैं। तो ये इनकी कोशिश है कि कुछ सांस्कृतिक धार्मिक ऐसी चीज़ कर हो सकता है कि कुछ न कुछ तमिल लोगों के दिल में जो है अपनी जगह बना। पार्लियामेंट पे जो बहिष्कार डाला है एक पार्टी, संविधान का कोई अपमान कर रहा तो भारतीय जनता पार्टी का। संसद एक ऐसी संस्था है जिसका संविधान कहती है कि जिसका प्रमुख हमारा राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, अगर आप उस अनुच्छेद को पढ़ें तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति का अलग नाम दिया हुआ है, और उसके साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा का और उनके सभापतियों का नाम दिया हुआ है। तो अपने में संविधान ने चिन्हित करके महामहिम राष्ट्रपति जी को संसद का हिस्सा बनाया है। पहली चीज़ तो अगर नई संसद बनती है तो उसके हिस्से के जितने भी भागीदार हैं सबको बुलाना आवश्यक पड़ता है। अब मान लेते किसी से भी इनॉग्रेशन समझ लो करवा लो, लेकिन अगर मैं इस समझ लीजिए इस क्लब का मेंबर हूँ या इस संसद का मेंबर हूँ, और संसद की अगर मीटिंग बुलाई जाती है तो उसमें तो मुझे बुलाना अनिवार्य हो जाता है। और इसीलिए राष्ट्रपति को नहीं बुलाया है क्योंकि भारतीय प्रोटोकॉल में एक प्रथा है, वो प्रथा कम से कम अभी तक मोदी ने नहीं तोड़ी है। वो ये है कि अगर राष्ट्रपति आता है तो प्रोटोकॉल में वो प्रधानमंत्री से ऊपर होगा, और अगर राष्ट्रपति प्रस्तुत होगा तो किसी भी हालत में प्रधानमंत्री इनॉग्रेट नहीं कर सकता। ये भारत की प्रोटोकॉल की प्रथा है, इसीलिए केवल उन्होंने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया। मैं कहता हूँ आपको इनॉग्रेट भी करना था तो कहते कि प्रोटोकॉल में मैं राष्ट्रपति के ऊपर हूँ, राष्ट्रपति नीचे बैठेगा, ऊपर मैं बैठूंगा। हिम्मत करते, जो आपके मन में करना था वो हिम्मत से करके दिखाते। ये जो चोर दरवाजे से आपने कोशिश की है इसको इनॉग्रेट करने की, उसमें हम सबको दिक्कत है। आपने नया भवन बनाया, अच्छा भवन बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, देश की धरोहर है। बिल्डिंग अच्छी बने कैसी बने, बात बिल्डिंग से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र की प्रथाओं से, लोकतंत्र के सम्मान से, लोकतंत्र की संस्कृति और संस्कार से चलता है। नहीं तो जैसे ये थोड़ी है कि अगर पुरानी वाली बिल्डिंग पुरानी थी तो वो कोई कम बेहतर वहाँ लोकतंत्र चल रहा था या आज कोई ज़्यादा बेहतर चलने लगेगा। लेकिन जब प्रथाएं होती हैं लोकतंत्र में या संविधान में, सरकार में, प्रथाओं के कुछ तौर तरीके होते हैं। और एक बात जो हम लोग बार बार कह रहे थे कि सबसे सम्मानित हमारे यहाँ अगर कोई संवैधानिक पद है तो महामहिम राष्ट्रपति का है, और वही एक पद है जो हर तरीके से हर राजनीति से ऊपर उठ के एक ऐसा संबल है जिसको हर भारतीय अपना मानता है। एक चाह देखी गई है कि लगातार बिंदु है। पहली चीज़ तो वो समर्थन किस चीज़ के लिए मार रहे थे, क्या वो नैतिक है या गलत है। खासकर क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र हैं तो हो सकता है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी विशेषताएं हो सकता है पूरी तरीके से खुली ना हो। मेरा जो व्यक्तिगत समझना ये है वो ये है कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था उससे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं करता। दिल्ली पूरा राज्य नहीं है किसी भी तरीके से। जो भी सरकारें आई हो राजनीतिक रूप में, हर पार्टी ने कहा कि नहीं दिल्ली को पूरी सत्ता राज्य की मिलनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में प्रशासन करने के अनुभव के बाद हर पार्टी ने इस बात को माना कि पूरी तरह एक राज्य का दर्जा जो है दिल्ली को नहीं मिल सकता है। और एक उसमें सिंपल बात होती है, देखिए राज्य का दर्जा जब जिसको मिलता है वहाँ का मुख्यमंत्री उस इलाके का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री भी वहाँ बैठता है, राष्ट्रपति भी वहाँ बैठता है। इसलिए कुछ बहुत ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिन दिक्कतों को दूर रखने के लिए हमेशा आधा दर्जा जो है एक तरीके से मिला है, और उस आधे दर्जे का सम्मान करते हुए सर्विसेज पे पूरा कंट्रोल ना पहले कभी दिल्ली सरकार का रहा ना आगे उसकी कोई आवश्यकता है। दिल्ली की जो पुरानी सरकारें हैं जिसमें विशेषता में दिल्ली के 15 साल की कांग्रेस सरकार को चिन्हित करूंगा, सब मानते हैं कि क्रांतिकारी और अभूतपूर्व काम दिल्ली में 15 सालों में हुआ। इसी व्यवस्था में मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव बता सकता हूँ। आप लोग तो जानते हैं मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को,
आप लोग जानते होंगे कि जो अफसर सबसे क्लोज माना जाता है मुख्यमंत्री के, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम होता है, माना जाता है कि मुख्य सचिव से ज्यादा। दिल्ली में रातों रात बिना मुख्यमंत्री जी शीला जी के जाने उनके पीएस को बदल दिया गया जब कांग्रेस की सरकार थी, और आरके सिंह जो आज मंत्री हैं बीजेपी में, वो होम सेक्रेटरी थे। ठीक है, बदल दिया। गई मुख्यमंत्री जी कहने कि इसको रोकिए, उन्होंने कहा नहीं, रूल्स के हिसाब से अब इन्हें हमें दूसरे राज्यों में उनका ट्रांसफर करना, हो गई बात। लेकिन ये कोई बहाना आपने नहीं सुना होगा, आपने देखा होगा हमने बार बार उदाहरण दिए कि कई बार कई कामों के बीच में अधिकारी बदले गए। असलियत क्या है, और असलियत आप लोग शायद पूरी तरीके से उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिएगा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उस निर्णय के जजमेंट आने से पहले, और ये तो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, ये तो पूरी प्रक्रिया जानते हैं कि कोर्ट का जजमेंट जो अनाउंस होता है वो जजमेंट नहीं होता है जब तक लिखित रूप में ना आए। उसके पहले ही इन्होंने सबसे पहले विजिलेंस के सेक्रेटरी को बदला, और ये विजिलेंस का वही सेक्रेटरी है जिसके तमाम कारनामों के कारण और इंक्वायरी के कारण आज फंदा जो है केजरीवाल के गले तक पहुंचा हुआ और उसके आधे मंत्री जेल में हैं। तो पहले ये पूछते हैं, यही वही केजरीवाल है जिसने 2011-12 में कहा था कि विजिलेंस छोड़ के बाकी सब विभाग सत्ता के अंदर आ सकते हैं, विजिलेंस को बाहर होना चाहिए, और सबसे पहले इसने विजिलेंस को ही अपने अंदर किया। और फिर जो बात निकल के आई कि रात को 2 और 3 बजे के बीच में विजिलेंस विभाग से कुछ फाइलें गायब की गई, ये सवाल तो कोई पूछे केजरीवाल से कि आप दुनिया भर के पास जो जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदलवाने के लिए, और सबसे पहले इसने विजिलेंस को ही अपने अंदर किया। और फिर जो बात निकल के आई कि रात को 2 और 3 बजे के बीच में विजिलेंस विभाग से कुछ फाइलें गायब की गई, ये सवाल तो कोई पूछे केजरीवाल से कि आप दुनिया भर के पास जो जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदलवाने के लिए, आपने ये हथकंडे क्यों किए? आप ये सिर्फ बदलाव इसलिए चाहते थे क्योंकि आप जानते हो कि अगर स्वायत्त अधिकारी के अंदर इंक्वायरी होगी तो इसकी सरकार का कोई भी मंत्री जेल के बाहर नहीं बचेगा। क्या आपको लगता है, क्या आपको राजनीति क्या आपको लगता है कि 15 साल की आप लोगों की सत्ता जो थी, वो काम जो हो रहा था उसको केजरीवाल नहीं कर पाए, और जो राजनीतिक इस्तेमाल आप कर रहे हैं जानबूझ करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश? बिल्कुल है, ये तो शुरू से है। आप देखिए 2014-15 में कोई भी काम नहीं होता है तो इस कारण से क्योंकि किसी और ने मुझे काम नहीं करने दिया, ये नई बात नहीं है। हमारे यहाँ पुराना होता है कि जब अगर बस और साइकिल की टक्कर हो जाए तो हमेशा बस वाले को गलत माना जाता है, तो ये जान के अपनी साइकिल लेके बस में भिड़ जाते हैं कि काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ये दिखे कि मैं बेचारा हूँ। ये लाचारी और बेचारा वाला जो बात है ना, अब वो धीरे धीरे आगे चलेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ ने उनको समय नहीं देना चाहिए, ऐसे अपनी राय। देखिए, मैंने ये राय दी है कि अपने ट्वीट किया है। मैंने ये भी कहा है कि इसने जिस तरीके से भद्दी बातें सोनिया जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी के बारे में, राहुल जी के बारे में कही हैं, हजारों झूठ बोले हैं, अगर सही में ये हमारा समर्थन चाहता है तो पहले सार्वजनिक रूप से लिखित रूप में और एफिडेविट में उस हर बात पर सार्वजनिक माफी मांगे, कहे कि मैं झूठा था, कहो कि मैंने मक्कारी से ये इल्जाम लगाए थे, कहो कि मैंने झूठ सिर्फ राजनीतिक द्वेष में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए सार्वजनिक रूप से कांग्रेस को बदनाम किया था। उन सब में माफी मांगे, तब कांग्रेस सोच सकती है कि इसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से केजरीवाल एक छवि क्रिएट कर रहे हैं पूरे राज्य भर में, देश भर में, क्या वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की रेस में जाए, इसलिए विपक्ष से मिल रहे हैं? आपका ऐसा फील हो रहा है? नहीं, वो तो चाहते ही हैं। उनका हर कदम ही होता है कि किसी न किसी तरह अपने सत्ता के असर को बढ़ाते रहे। लेकिन देखिए, आदमी कुछ भी बढ़ा ले, इनके साथ दिक्कत ये होने वाली है कि जहाँ तक मुझे ख्याल है, खबरें हैं 6 महीने साल भर के बाद ये पब्लिक में भी नहीं रहेंगे। अब तिहाड़ जेल से आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकते। क्या आपको लगता है कि करप्शन दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसको रोकने के लिए इन्होंने विजिलेंस के ऑफिसर को बदला, और अब जो चीज़ें आप लोगों को कहा जा रहा है केजरीवाल के 12 के पहले, 11 के पहले, 11 में, 12 में कि करप्शन बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, और वही करप्शन का मुद्दा उठाकर वे सत्ता में आए, और अब वही चीज़ केजरीवाल कर रहा है उसको? बिल्कुल सीधी बात है। देखिए, मैं तो पहली चीज़ ये पूछता हूँ कि आज 8-9 साल हो गए दिल्ली में, ठीक है, तमाम फाइलें दिल्ली सरकार के पास हैं, ठीक है, कहाँ गई? हाँ, दिल्ली सरकार की। मैं तो पहली चीज़ ये पूछता हूँ कि आज 8-9 साल हो गए दिल्ली में, ठीक है, तमाम फाइलें दिल्ली सरकार के पास हैं, ठीक है, कहाँ गई? हाँ, दिल्ली सरकार की, कांग्रेस की दिल्ली सरकार के बारे में एक इंक्वायरी तक नहीं शुरू हुई। आप इतना तो मानते हैं कि जब बहुत हंगामा होता है तो उसके बाद नई सरकारें आते हैं, फाइलें खंगाली जाती हैं, आगे कुछ हो ना हो कम से कम इंक्वायरियां तो बैठाई जाती हैं ना। दिल्ली सरकार ने एक इंक्वायरी नहीं बिठा पाई आज तक, एक। और ये इनका ये कहना कि विजिलेंस हमारे पास थी, तो लोकायुक्त है ना आपके पास,
आपके पास हाईकोर्ट है ना, आप लोकायुक्त को फाइलें भेज सकते थे, आप हाईकोर्ट को फाइलें भेज सकते थे, और कुछ नहीं तो पहले तो हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, और कोई ना कोई कागज हिलाते रहते थे। अरे कागज ही हिला देते, भले अखबार की कटिंग होती, भले कोई फर्जी होता, भले ऐसी कोई चिट्ठी होती। कहाँ गए इनके तमाम सबूत? इन्होंने कांग्रेस के ऊपर से नीचे मनगढ़ंत आरोप लगाए। ये जब सरकार में आए, इनको पता चला कि हम कुछ नहीं, झूठ के रंग पर बैठ के आए हैं। उसके बाद इन्होंने एक तरीके से, जिसको हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं खुला खेल, फरुखाबाजी किया पैसे में। आज जब फंस रहे हैं तो अब समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ हैं।